जी बेटा, तो कल हमने अल-बैरूनी की कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से बात की थी। आज हमारे पास आखिरी टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। और आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इब्न सीना के हवाले से। इब्न सीना, अच्छा, इब्न सीना वाज अ साइंटिस्ट बेटा, जिनका ज्यादातर काम ना आपको मेडिकल फील्ड में मिलेगा। मतलब इनका बहुत ज्यादा काम जो है वो केमिस्ट्री साइड पर नहीं है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ही contributed a lot in मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। देखो, जितनी भी मेडिसिन बनती है ना इस दुनिया में, वो बिना केमिस्ट्री के बन नहीं सकती। तमाम तर मेडिसिन का जो हमारे पास जैसे कह सकते हैं कि ज़रिया या वजह होती है, वो होल सो होल फील्ड है केमिस्ट्री की। क्योंकि मेडिसिन बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाने पड़ते हैं। बिना उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाए हम मेडिसिन कोई भी बना तो नहीं सकते। ठीक है, जितने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के केमिकल्स को हमें मिलाना होता है। अब ये जितने ज़्यादा इसमें केमिकल्स हम मिलाएंगे, हम उतने अच्छी समझ लो, मतलब उतने इफेक्टिवली हम कोई मेडिसिन को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना। और अगर हम ये चीज़ें मिलाने में कामयाब नहीं होते तरीके से, तो वो दवाएं जहर तक बन जाती है। मुख्तलिफ तरह की के केमिकल्स मिल रहे होते हैं। तो इस सारी चीज़ों की शुरुआत, यानी ये कह सकते हैं कि हम दवाएं बनाने की जो शुरुआत है वो हुई इब्न सीना के बाद है। यानी कि इब्न सीना ही ने बहुत सारे अलग अलग मर्ज की और अलग अलग चीज़ों की दवाएं बनाई हैं, जिसका इन्होंने जिक्र अपनी बहुत सारी किताबों में भी किया है। तो इनका जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क मिलता है वो हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के हवाले से मिलता है। ठीक है, यानी कि फार्मास्यूटिकल जैसे कह सकते हैं, फार्मेसी, दवाएं, इन सब चीज़ों के बारे में इसका हमें मेजॉरिटी इनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा इब्न सीना साहब का। सही है। अच्छा, इब्न सीना साहब ने इसके अलावा और क्या बड़ा काम किया? ही रोट मोर देन 100 बुक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। बेटा, मुख्तलिफ फील्ड्स पर इब्न सीना साहब ने तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। और बेटा, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किताबें लिखना। मतलब हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में शायद 100 किताबें पढ़ते नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी बात है, 100 किताबें पढ़ना आसान है, लेकिन 100 किताबें लिखना बहुत मुश्किल है। इब्न सीना साहब ने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। और ये 100 किताबें या 100 से ज़्यादा किताबें तो बेटा वो किताबें हैं जो हमारी नॉलेज में। बेटा, आवाज़ सबको आ रही है? जी आ रही है। यस सर। ओके। तो ये 100 किताबें तो बेटा वो 100 किताबें हैं जो हमारी नॉलेज में हैं। कितनी ही किताबें इनकी ऐसी भी होंगी जो शायद ज़ाया हो गई होंगी। हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। हलाकू खान का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। हलाकू खान एक मतलब मंगोल कमांडर गुजरा है, मंगोल का। और मंगोलियों ने दुनिया पर, दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों पर बड़ा जुल्म सितम ढाया है, बड़ा जुल्म सितम ढाया है। तो इन मंगोलों ने, तारीख में मिलता है कि इन मंगोलों ने जब इराक पर हमला किया, इराक का शहर
बगदाद उन दिनों जब मंगोलों ने हमला किया, इराक का शहर बगदाद दुनिया का सबसे, जिसे कह सकते हैं ना कि माना हुआ शहर था एजुकेशन पर्सपेक्टिव में। जो इराक जो है वो आज भी बगदाद जो है वो आज भी इराक का दारुल खिलाफा है। तो उन दिनों इराक में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आया करते थे। जैसे आज होता है ना, पाकिस्तान से कोई बाहर पढ़ने अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वैसे उन दिनों पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स ना बगदाद आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। बगदाद वाज द सेंटर ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम। तो हलाकू खान ने जब हमला किया इराक पर, मुसलमानों पर, तो तारीख ने अपनी किताबों में लिखा है, और ये तारीख में कोई में मतलब सिर्फ मुसलमानों की नहीं बता रहा, ये मतलब अंग्रेज़ों ने, नॉन मुस्लिम्स ने, उन्होंने तारीख में लिखा है कि हलाकू खान ने जब इराक में बगदाद पर हमला किया तो उसने इस कदर कहर मचाया था हमले में कि इराक में ना दो दो दरिया बहते हैं इराक में। एक दरियाए दजला कहलाता है और एक दरियाए फुरात कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में 4 दरिया है ना, दरियाए सिंध, चनाब, रावी, वो झेलम, पता नहीं क्या-क्या नाम है, मैं तो भूल भी गया नाम। तो वैसे ही इराक में भी 2 दरिया हैं, दरियाए फुरात और दरियाए दजला। तारीख ने लिखा कि इराक में जब हलाकू खान ने हमला किया तो उसने इतना खून बहाया था वहां पर, इस कदर खून बहाया था कि दरियाए फुरात का पानी लाल हो गया था। उसने इतना खून बहाया था। और मैं ये कहानी आज खून बहाने की कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको? असल मसला खून बहाने की कहानी सुनाना नहीं है, मसला कुछ और बताना है। सिर्फ यही कहर नहीं ढाया हलाकू खान ने मुसलमानों पर कि मुसलमानों का उसने कत्ल किया और बेदर्दी से कत्ल किया, ऐसा कत्ल किया कि दरिया का पानी लाल कर दिया। बगदाद के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि वो सेंटर ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम, वो दुनिया के लिए इल्म व फन का मरकज बना हुआ था उन दिनों। तो हलाकू खान ने अच्छा, जब दुनिया के लिए मरकज बना हुआ था ना, तो दुनिया की बड़ी, मतलब जितनी भी किताबें लिखी जाती थी, जो लोग भी उस वक्त किताबें लिखते थे, वो किताबें वहां बगदाद की लाइब्रेरीज यानी कुतुब खानों में मौजूद होती। हलाकू खान ने वो सारी की सारी किताबें उठाकर दरियाए दजला में फेंक दी। लोगों का सर काट के खून दरियाए फुरात में बहा दिया था, जिससे उस दरियाए फुरात का पूरा पानी लाल हो गया था। और बगदाद की मुसलमानों के इल्म फ़न की किताबें उठाकर उसने दरियाए दजला में फेंक दी थी, जिसकी वजह से तारीख ने लिखा है कि दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया था, सियाह यानी काला पड़ गया था। काला कैसे पड़ गया? बेटा, किताबें जो लिखी जाती थी वो इंक से लिखी जाती थी ना, तो जब पानी उनके ऊपर पड़ा दरिया का, तो वो इंक सारी की सारी किताबों से बह गई और बहकर वो पानी में शामिल हो गई। तो दरियाए दजला का पानी काला हो गया था। इस कदर कहर बरसाया था हलाकू खान ने। तो तारीख में ये बातें हमें मिलती हैं कि कितने ही मुसलमान साइंसदानों की किताबें और काम ऐसा है जो उस हमले में ज़ाया हो गया था, बर्बाद हो गया था, जो हमें आज तक पता भी नहीं है, जो हमें पता चल भी नहीं सकता, और ना हम शायद आगे कभी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो किताबें ही नहीं है जिससे उनके काम को हम ढूंढ सकें। तो उन्हीं कई किताबों में, ज़ाया होने वाली किताबों में, इब्न सीना की भी कुछ किताबें थीं जो उस दौरान उन दिनों ज़ाया हुई थी। तो हमारी तारीख बड़ी तल्ख़ है बेटा। मैं हमारी जो अज़मत है ना मुसलमानों की, वो हमारी अज़मत हमारे बुज़ुर्गों की वजह से ही है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इल्म को लाज़मी बनाया, अपने लिए इल्म लाज़मी हासिल किया। और आज हमारे यहाँ अलमिया ये हो गया है, अफ़सोस के साथ, माज़रत के साथ, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आज हमारे यहाँ अलमिया ये हो गया है बेटा कि स्कूल बंद होने पे जो बच्चों की खुशी थी ना, वो अलग ही थी। उनके तालीम का नुकसान हो रहा है, बच्चों को ये तक परवाह नहीं है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, वो कहाँ जा रही है। तो खैर, बड़ा ख़तरनाक मामला है। तीसरा और आखिरी कंट्रीब्यूशन, ही डिटरमाइन specific
ग्रेविटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटीज मालूम की। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? अभी मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में डेंसिटी के बारे में बताया था। तो किसी भी चीज़ की बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करके लिख लेता हूँ, और डिफरेंट सब्सटेंसेस की जगह पर ग्रेविटीज ऑफ 18 प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन। इन्होंने 18 बहुत ख़ास किस्म के मेटल्स और पत्थरों के स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम की थी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ बेटा? इससे फ़ायदा ये होता है, या इससे क्या काम लिया गया? देखो, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, ये हर सब्सटेंस की यूनिक होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत ही कीमती 18 मेटल और स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटीज मालूम की, ठीक है ना? और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करके इन्होंने उनका एक चार्ट या टेबल बना दिया। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते कैसे? जिस भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है ना, उसकी सबसे पहले हम डेंसिटी मालूम करते हैं। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई डेंसिटी। जब डेंसिटी हमें पता चल जाती है, तो उसकी डेंसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की डेंसिटी किस वक्त निकाली जाए? पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर निकाल ली जाए। तो ऐसी स्टेट पर जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या पता चल जाता है? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है। तो ये तरीका था स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का। अच्छा, अब बात ये कि सर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चले निकाल ली उन्होंने, उनका दिल किया होगा, उन्होंने निकाल दी, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का सर फायदा क्या है? मतलब कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा। तो फायदा भी सुन लो बेटा। देखो बेटा, आजकल के जमाने में भी ठग होते हैं ना, जैसे कि जो असली सोना बताकर नकली सोना बेच देते हैं, या जैसे वो ज्वेलरीज में आपने अंगूठी वगैरह में देखा होगा, लोग अक्सर पत्थर पहनते हैं, तो वो पत्थर में भी ये जो है ना बड़ी धांधली होती है। लोग असली पत्थर बताकर नकली पत्थर बेच देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इब्ने सीना साहब ने, कि इन्होंने 18 बड़े कीमती मेटल और स्टोन्स की ना ग्रेविटीज मालूम कर दी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब अगर आप दुकान पर जा रहे हैं ऐसे किसी भी मेटल को या किसी भी पत्थर को परचेज करने के लिए, ठीक है ना, तो जाइए आप आराम से और जाकर बस परचेज कर लीजिए। और जब परचेज कर लें, तो परचेज करने के बाद आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? बेटा बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, कोई सवाल या कंफ्यूजन है बेटा किसी को? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है बेटा, तो आज की बात यहीं तक, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।